थर्सडे की शाम फ्रैंक विंसेंट कॉर्नेलियस के घर आया। उसके पास एक कॉग्नैक की बोतल और 2 पिज्जा थे। अगर मुझे पता होता कि पॉलीन इस चक्कर में चली जाएगी तो कसम से मैं इस खेल का कभी हिस्सा नहीं बनता। यार तुम उसके बिना मैनेज आखिर करते कैसे हो? बहुत बुरा हाल है यार, मत पूछो। हाँ लेकिन वो कभी कभार 1-2 घंटे के लिए शाम में आ जाया करती है। नहीं तो ये जगह मत ही पूछो, घोड़े का अस्तबल बन जाती। जरा सोचो तो जरा सोचो तो तुम उसमें रहते कैसे? एज अ बैचलर तुम्हें ये सारी सर्वाइवल स्किल कम उम्र में ही आ जाती है। अब काम की बात पे आए। चलो अपने खेल के बारे में बताओ। कौन सा खेल? अरे भाई चेस। वो दूसरा गेम खेल खेल के मेरा दिमाग पक चुका है। वैसे भी यार 1 हफ्ता हो गया उसको। तब तो हमें लाइब्रेरी की ओर जाना चाहिए। फ्रैंक अपने दोस्त के खुले मूव्स देख करके हैरान था। कितने दिनों बाद आखिर उसने एक अटैक मोड चुना था। अच्छी बात है। फ्रैंक भी अपनी रानी को बड़े अच्छे तरीके से बचा रहा था। इस चेस सेट के साथ ये शायद हमारी आखिरी गेम होगी। अरे तुम्हें इतनी भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो तुम्हें तुम्हारी पर्सनल चीजें रखने देंगे। यार तब नहीं जब वो 2.5 लाख पाउंड के हो। हाँ, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हें मटेरियलिस्टिक चीजों में इंटरेस्ट रहा ही कहाँ है कभी। ये 16वीं शताब्दी की एक पर्शियन मास्टरपीस है और अगर ये ऑक्शन में आ गई तो लोगों के होश उड़ा देगी। अरे लेकिन तुम्हें जो जानना था तुम्हें तो पता चल ही चुका है। अब आखिर इस खेल का क्या मतलब? इसकी वजह से तुम यार अपनी चीजें गंवा सकते हो जो तुम्हारे दिल के करीब है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे अब भी सच तो जानना है। फ्रैंक ने बोर्ड की ओर देखा और अपने प्यादे को रानी की ओर बढ़ाते हुए कहा, चेकमेट। यही होता है जब तुम अपने खेल में कंसंट्रेट ना करो। कॉर्नेलियस फ्राइडे की सुबह प्राइवेट मीटिंग्स में बिता देता है। उसे अपने फाइन आर्ट और फर्नीचर को बॉटसन कंपनी के थ्रू ऑक्शन जो करवाना था। मिस्टर बॉट्स ने कहा कि आप चाहे तो ये सेल 2 हफ्ते के अंदर अंदर हो सकती है। मगर वो बार बार ये दोहरा रहे थे कि अगर थोड़ा ज़्यादा समय मिल जाता तो मैं अपने क्लाइंट्स को एक फॉर्मल ईमेल लिख के भेज पाता। लेकिन ये बात भी सच थी कि उन्हें अपने क्लाइंट पे तरस भी आ रहा था। इसलिए ये काम जल्द से जल्द निपटा देने की उन पे एक अलग जिम्मेदारी थी। सालों साल से लॉयड्स ऑफ लंदन, डेथ ड्यूटीज और बैंकरप्सी एक ऑक्शनियर के असली दोस्त साबित होते ही आए हैं। हम सारी की सारी चीजें जल्द से जल्द अपने स्टोर रूम में मंगवा लेना चाहते हैं, मिस्टर बॉट्स ने कहा, ताकि हमारे पास इनफ टाइम हो कि हम एक कैटलॉग बना सके और उसे के दौरान कस्टमर्स आकर के उन चीज़ों को देख सके ताकि ऑक्शन के दिन उन चीज़ों पे वो अच्छी बोली लगाएं। ऑक्शनियर ने कॉर्नेलियस को ये भी हिदायत दी कि वो एडवर्टाइजर्स के पास जाकर के पेपर में एक पूरा पन्ना अपने नाम करवा ले, जिससे कि आम लोगों तक भी ये न्यूज़ फैल सके जिनको वो शायद अपने ईमेल के थ्रू कांटेक्ट ना कर पाए। कॉर्नेलियस मिस्टर बॉट्स के यहाँ से दोपहर से कुछ समय पहले ही निकल गए और बस स्टॉप जाने से पहले वो रिमूवल कंपनी के यहाँ गए थे। उन्होंने 100 पाउंड 5 और 10 के सिक्कों में अपनी फीस चुका करके आए, ताकि ऐसा ये लगे कि उनको काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी इतनी कैश रेज करने के लिए। जब वो बस स्टॉप पे थे तो कैसे कुछ लोगों ने उनसे आकर के हाल चाल पूछा। ये देख करके वो काफी ज्यादा खुश हुए। ऐसी बातचीत जिसका मिस्टर कॉर्नेलियस के पैसों से कोई मतलब नहीं था। अगले 3 दिन तक 20 लोगों ने सामान यहाँ से मिस्टर बॉट्स के स्टोर रूम तक पहुंचाने के काम में कॉर्नेलियस साहब की मदद करी।
जब उनका घर खाली हो गया तो कॉर्नेलियस साहब को ये सोच करके बड़ी हैरानी हुई कि एक दो चीजों को छोड़ करके उन्हें बाकी चीजों की परवाह ही नहीं है। उन्हें तो ये तक याद नहीं था कि उनके घर में ये सारी चीजें भी हैं। वो सिर्फ एक कमरा था जो कॉर्नेलियस सोने के लिए इस्तेमाल करते थे, जो अभी तक भरा हुआ था। वो एलिजाबेथ की सुझाई हुई उस किताब को पढ़ रहे थे जो उसने उन्हें उनके डिमाइस से पहले दी थी। अगली सुबह उन्हें सिर्फ एक कॉल आया और वो था उनके भतीजे टिमोथी का। उसने बताया कि वो इस वीकेंड उनके यहाँ आने वाला है। टिमोथी ने पूछा कि उनके पास समय तो है ना। बस समय ही तो है जो मेरे पास भरपूर मात्रा में है, कॉर्नेलियस ने जवाब दिया। उनके जवाब मिलने के बाद टिमोथी ने कहा, तो ठीक है, मैं दोपहर में आपके यहाँ पहुंच जाऊंगा। 4 बजे ठीक तो रहेगा ना? 4 बजे तो जरूर ठीक रहेगा। माफ करना, मैं तुम्हें चाय तो ऑफर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं अगले हफ्ते ही यहाँ से शिफ्ट हो रहा हूँ और मैंने सारी चाय खत्म कर दी है। अरे ठीक है, ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। टिमोथी के मन में एक अजीब सी फीलिंग उठ रही थी। वो उस घर में फैले हुए सूनेपन को देखकर समझ नहीं पा रहा था। उसके अंकल के घर से जैसे सारी चीजें नोच ली गई हो। चलो ऊपर बेडरूम में चले, क्योंकि वही एक कमरा है जिसमें कुछ तो फर्नीचर है और उसमें से भी अधिकतर चीजें अगले हफ्ते तक निकल जाएंगी। मुझे बिल्कुल भी नहीं अंदाजा था कि वो सारी चीजें ले गए, यहाँ तक कि डैनियल की फोटो भी। टिमोथी ने दीवार पे बने उस सूनेपन के निशान को देखते हुए कहा, और मेरा चेस्ट सेट भी उठा के ले गए। लेकिन मैं कंप्लेन नहीं कर सकता हूँ, आखिर मैंने एक अच्छी खासी जिंदगी जी है। और वो दोनों बेडरूम की ओर बढ़ गए। उस कमरे में सिर्फ एक चेयर थी, तो कॉर्नेलियस ने झट से जाके उस चेयर पे अपना कब्जा जमा लिया और टिमोथी बिस्तर के किनारे पर बैठ गया। उस बूढ़े आदमी ने अपने भतीजे को अच्छी तरह देखा। उसका भतीजा एक गबरू जवान हो चुका था। एक खुला चेहरा, साफ भूरी आंखें जो सारे राज खोल देती हो। उसे भी जिसे उसे भी जो उसे शायद पहले से ना जानता हो, जो ये न जानता हो कि उसे गोद लिया गया था। वो कुछ 27-28 साल का था। इतनी ही उम्र शायद उसके बेटे की भी होती अगर वो जिंदा होता। कॉर्नेलियस के दिल में हमेशा से ही अपने भतीजे के लिए एक सॉफ्ट स्पॉट रहा है और वो जानता था कि उसका भतीजा भी उससे उतना ही प्यार करता है। कॉर्नेलियस ने सोचा कि कहीं ये मेरा भ्रम टूट तो नहीं जाएगा। फिर कॉर्नेलियस के मन में पता नहीं कहां से ये ख्याल आया कि कहीं ये मेरा भ्रम टूट तो नहीं जाएगा। टिमोथी नर्वसनेस के मारे थोड़ा बेचैन हुआ जा रहा था। उसने अपना सर जरा सा झुका के कहा, जैसा कि आप जानते हैं, अब मुझे एक लेटर मिला है मिस्टर विंसेंट से। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे सीधे सीधे आकर के बता दूं कि मैं वो 1000 पाउंड आपको वापस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि क्योंकि मेरे पास 1000 पाउंड है ही नहीं। इसलिए मैं अपना कर्ज फिलहाल नहीं चुका सकता। अचानक फोन की घंटी बजी। जैसे ही उसने फोन उठाया तो उसे दूसरी तरफ से फ्रैंक की आवाज आई। फ्रैंक ने कहा, अरे तुमने याद से वो चेस बोर्ड तो उठा लिया था ना? हैं, ये क्या कह रहे हो? अरे वही तुम्हारा प्यारा चेस सेट, तुम्हें याद नहीं? वो सुबह बिका नहीं था, तो वो जाहिर सी बात है आफ्टरनून सेल के लिए चला गया होगा। अगर तुम उसे वापस लाना भूल ना गए हो, या अगर तुमने मिस्टर बॉट्स को उसकी असली कीमत बता दी। हे भगवान! कॉर्नेलियस ने फोन पटका और तुरंत भागे।
अच्छा सुनो, तुम अगर उनके असिस्टेंट को एक कॉल कर दोगे तो उतना ही काफ़ी होगा, फ्रैंक ने कहा। लेकिन तब तक कॉर्नेलियस जा चुके थे। कॉर्नेलियस ने तुरंत अपनी घड़ी देखी और भागते हुए बस स्टॉप की ओर गए। उन्होंने अपनी घड़ी में देखा कि अभी 3:10 हुए हैं, तो शायद ऑक्शन अभी ही शुरू हुआ होगा। उन्होंने 153 लॉट्स में से किस लॉट नंबर पर वो चेस सेट रखा हुआ था वो याद करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं। वो बस स्टॉप पर खड़े होकर बेचैनी से इधर उधर किए जा रहे थे। वो चाह रहे थे कि तुरंत कोई टैक्सी आ जाए और वो तुरंत जाए, लेकिन उन्होंने आती हुई बस को देखा और थोड़ी चैन मिली। जैसे ही बस रुकी और बस का दरवाज़ा खुला, कॉर्नेलियस लपक कर बस में घुस गए। वो ड्राइवर को कहना चाहते थे कि भाड़ में जाए भाड़ा, तुम जल्दी से वॉटसन कंपनी चलो। लेकिन उन्हें शक था कि बाकी पैसेंजर्स उनके प्लान को मानने वाले तो है नहीं। वो 3:17 पर बॉट्स कंपनी के दरवाजे पर खड़े थे। वो याद कर रहे थे कि आखिर कितने समय में मिस्टर बॉट्स ने पूरा लॉट खाली कर दिया था। उन्हें याद आया कि शायद 1 या 1.5 मिनट। ऐसा लग रहा था कि शायद बस का दरवाजा भी खुलना ना चाह रहा था। वो भागते भागते ऑक्शन हाउस के अंदर गए। लॉट नंबर 32, अ लॉन्ग केस क्लॉक, ओरिजिनली परचेज। कहते कहते मिस्टर बॉट्स रुक गए। कॉर्नेलियस ने रूम के चारों तरफ नजर घुमाई। ऑक्शनियर का क्लर्क रूम के कोने में एक कैटलॉग पकड़े खड़ा था। जैसे ही वो उसकी ओर बढ़ने लगे, उन्होंने नोटिस किया कि उनके बगल से एक औरत गुजरी। वो शायद उस औरत को जानते थे। बहरहाल उनका काम अभी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए वो आगे बढ़ गए। उन्होंने उस औरत को नज़रअंदाज तो कर दिया, लेकिन उनके दिमाग में वो उसकी छवि रह गई। उन्होंने हाफते हाफते क्लर्क से पूछा, "हाँ, क्या चेस सेट पर बोली लग चुकी है?" मुझे देखना होगा सर, क्लर्क ने कहा। हाँ सर, लॉट नंबर 27 पे बोली लग चुकी है। कितने मिले उसके? 450 पाउंड सर, क्लर्क ने जवाब दिया। उसी शाम मिस्टर बॉट्स ने कॉर्नेलियस को फ़ोन किया। उन्होंने बताया कि नीलामी में कुल 9,02,800 पाउंड इकट्ठा हुए हैं, जो कि एस्टिमेटेड वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा है। बाय एनी चांस क्या आपको पता है कि वो चेस सेट किसने लिया है? जी नहीं सर, मिस्टर बॉट्स ने कहा। मैं बस इतना बता सकता हूँ कि वो चेस सेट किसी के बिहाफ पर लिया गया था। खरीदार ने कैश में पैसे दिए और वो चला गया। कॉर्नेलियस ने अपने आप से कहा, सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ, लेकिन ये चेस वाला लॉस, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। और अब इसका ठीकरा किसी और के सर पे फोड़ भी तो नहीं सकते, गलती मेरी जो थी। कॉर्नेलियस अपने बाथरूम में थे जब अगली सुबह 7:30 उनका फ़ोन बजा। ऑब्वियसली कोई पूरी रात नहीं सोया होगा ये सोच के कि कितने बजे आखिर कॉर्नेलियस को डिस्टर्ब किया जा सकता है, या शायद कितने बजे उन्हें डिस्टर्ब करना सही रहेगा। क्या कॉर्नेलियस, ये तुम हो? हाँ, आप कौन हैं? ये जानते हुए भी कॉर्नेलियस ने पूछा। मैम एलिजाबेथ, इतनी सुबह फ़ोन करने के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मामला थोड़ा अर्जेंट है। हाँ हाँ बिल्कुल, बताओ। क्यों ना तुम इस दोपहर मुझे चाय पे मिलो? अरे नहीं नहीं, मैं उ, उस समय तक इंतज़ार नहीं कर सकती। मुझे तुम्हें आज सुबह ही मिलना होगा। क्या मैं 9 बजे आ सकती हूँ? माफ़ करना एलिजाबेथ, लेकिन मेरी पहले से ही एक अपॉइंटमेंट है 9 बजे। लेकिन मैं तुम्हें 10 बजे बुला सकता हूँ, आधे घंटे के लिए। तब मैं मिस्टर बॉट्स से मिलने के लिए लेट नहीं होऊंगा। उनसे मीटिंग 11 बजे है। मैं तुम्हें टाउन तक लिफ्ट दे सकती हूँ, अगर वो कुछ मदद करे। अरे बहुत बहुत शुक्रिया इस स्वीट जेस्चर के लिए, लेकिन अब मुझे बस पकड़ने की आदत हो गई है और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम पे किसी तरह का बोझ बनूं। चलो फिर 10 बजे मिलते हैं। और कॉर्नेलियस ने फ़ोन रख दिया। कॉर्नेलियस अभी भी बाथरूम में ही था जब उसका फ़ोन दूसरी बार बजा।
कॉर्नेलियस उस रिंग के मजे ले रहा था। उसने फोन तब तक बजने दिया जब तक कि वो खुद नहीं बंद हो गया। वो जानता था ये मार्गरेट का फोन है, और ये भी जानता था कि वो कुछ ही समय में दोबारा फोन करेगी। जब वो नहा के निकला तो फिर उसे मार्गरेट का फोन आया। उसने आराम से फोन का रिसीवर उठाया और बोला, गुड मॉर्निंग मार्गरेट। गुड मॉर्निंग कॉर्नेलियस। उसने कुछ अचरज से कहा। तुरंत होश में आके उसने फिर से कहा, मैं तुमसे बहुत अर्जेंटली मिलना चाहती हूँ। अच्छा, क्या बात है? ये जानते हुए भी प्रॉब्लम क्या है, कॉर्नेलियस ने बड़े प्यारे अंदाज में जवाब दिया। वैसे मैं ये मैटर फ़ोन पे डिस्कस नहीं कर सकती। क्या मैं 10 बजे तुमसे मिलूं? वो एक्चुअली मैंने एलिजाबेथ को 10 बजे टाइम दे रखा है। उसे भी शायद कोई अर्जेंट मैटर डिस्कस करना था। क्यों ना तुम 11 बजे आ जाओ? शायद मैं अगर तुरंत आ जाऊं तो वो सही रहेगा। माय डियर, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें 11 बजे ही बुला सकता हूँ। दिस इज़ द अर्लीस्ट आई कैन फिट यू इन। सो 11 बजे या दोपहर की चाय, तुम बताओ। 11 बजे, मार्गरेट ने कहा, जैसा कि मुझे लगा था। तो फिर मिलते हैं। नीचे किचन में जाके उसने अपने लिए एक नाश्ता बनाया। उसने देखा कि उसके लिए एक अनस्टैम्प्ड एनवलप इंतजार कर रहा था। हालांकि किचन में पॉलीन का कोई नामो निशान नहीं था। उसने अपने लिए एक चाय बनाई और एनवलप खोल के देखा तो उसमें एक 500 पाउंड का चेक था। उसने एक मायूसी भरी सांस ली। उसे मालूम चल गया कि पॉलीन ने अपनी कार बेच दी। उसने सैटरडे का अखबार पढ़ना शुरू किया। उसकी नज़र सेल वाले पेज पे आके रुक गई। उस पे लिखा था, हाउस फॉर सेल। जब सुबह में तीसरी बार फोन बजा तो उसे अंदाजा नहीं था कि अब उसे कौन फोन कर सकता है। गुड मॉर्निंग मिस्टर बैरिंगटन, एक सहकती हुई आवाज ने कहा। मैं ब्रूस हूँ, आपका एस्टेट एजेंट। मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि हमारे पास विलोज के लिए एक ऑफ़र है, और वो आस्किंग प्राइस से काफ़ी ज़्यादा है। अरे वाह, शाबाश, थैंक यू सर। इस आवाज़ में उतनी रिस्पेक्ट भरी थी जितनी उसने शायद हफ्तों से ना सुनी हो। लेकिन मुझे लगता है कि हमें थोड़ी देर के लिए रुकना चाहिए। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैं थोड़ा और ज़्यादा प्राइस बढ़वा सकता हूँ। और अगर मैं ये कहता हूँ तो मेरा एडवाइस है कि आप 10% डिपॉजिट का ऑफर एक्सेप्ट कर लें। वैसे मुझे ये एडवाइस ठीक लगी, कॉर्नेलियस ने कहा। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए फौरन एक नए घर की तलाश करो। आप कैसा घर ढूंढ रहे हैं मिस्टर कॉर्नेलियस? मैं चाहता हूँ कि वो द विलोज के आधे साइज का हो, कुछ एकड़ का। और मैं चाहता हूँ कि वो इस एरिया के आसपास ही हो। कोई मुश्किल नहीं होगी सर, हमारे पास एक दो घरों की लिस्ट अभी मौजूद है। मुझे विश्वास है कि हम आपके लिए एक बेहतरीन घर ढूंढेंगे। थैंक यू। उनसे बात करके कॉर्नेलियस को ऐसा लगा कि चलो, दिन की शुरुआत कुछ तो अच्छी हुई। कॉर्नेलियस पेपर पढ़ ही रहा था कि फिर दरवाजे की घंटी बजी। उसने घड़ी में देखा तो 10 बजने में कुछ मिनट बाकी थे। तो ये ज़रूर एलिजाबेथ तो नहीं होगी। उसने दरवाज़ा खोल के देखा तो कोई पार्सल बॉय था। उसने एक हरे रंग का बड़ा सा एक पार्सल उनके हाथ में दिया और कहा कि प्लीज़ यहाँ साइन कर दीजिए सर। कॉर्नेलियस ने फॉर्म पर साइन किया। वो पूछना चाहता था कि आखिर पार्सल किसने भेजा है, लेकिन ऐन मौके पर उसने अपने ड्राइव वे पर एक कार आते हुए देखी। उसने पैकेज को हॉल में ही छोड़ा और सीढ़ियों से उतरकर एलिजाबेथ के स्वागत के लिए गया। जब कार दरवाजे पर आकर लगी तो वो देख के हैरान था कि पैसेंजर सीट में आज ह्यूज भी बैठा हुआ था। तुम्हारी बहुत मेहरबानी हुई कॉर्नेलियस की तुमने हमसे इतने शॉर्ट नोटिस पर मिलने के लिए रजामंदी दी। एलिजाबेथ खुद ऐसा लग रहा था कि पिछली रात सोई नहीं थी। गुड मॉर्निंग यूज, कॉर्नेलियस ने कहा। उसे लग रहा था कि उसके भाई को भी जरूर पूरी रात जगाए रखा गया होगा। आओ चलो किचन में चलते हैं, क्योंकि पूरे घर में एक वही रूम है जो घर में है। जब वो लोग कॉरिडोर से गुजर रहे थे तो
एलिजाबेथ ने डैनियल की तस्वीर के आगे खड़े होकर कहा, चलो शुक्र है, तस्वीर अपनी असली जगह पे आ गई। ह्यूज ने सहमति में सर हिलाया। कॉर्नेलियस ने भी मुड़कर देखा। शायद उसकी नज़र ऑक्शन के बाद से उस तस्वीर पर गई ही नहीं। हाँ बिल्कुल, अपनी असली जगह पे। तो अब बताओ, वो क्या चीज़ है जो तुम दोनों को सैटरडे मॉर्निंग मेरे यहाँ खींच लाई? कॉर्नेलियस ने केटल भरते हुए कहा। वो असल में बात उस लुई 14 टेबल के बारे में है। हाँ, वैसे मैं उसे मिस तो करूँगा। वैसे मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि तुम लोगों ने उस टेबल को फैमिली में रखा। थैंक यू यूज। अच्छा लगा फैमिली में रखना? यूज ने कंफ्यूजन में कहा। हाँ, मुझे लगा कि तुमने इसी तरीके से मुझे मेरे 1 लाख पाउंड वापस किए। मैंने तुम्हें कितना कितना गलत समझा एलिजाबेथ। मुझे मुझे इस चीज़ का जरा भी आइडिया नहीं था। एलिजाबेथ और यूज ने एक दूसरे की ओर देखा और एक साथ बोले, अरे लेकिन हमने ऐसा तो कुछ किया ही नहीं, बल्कि हम तो सोच रहे थे कि। और दोनों शांत हो गए। उन्हें सच बताओ, ह्यूज ने एलिजाबेथ को कड़ी आवाज में कहा। ओह, तो इसका मतलब मैं कुछ गलत समझ बैठा हूँ। बात ऐसी ही है। और एलिजाबेथ के चेहरे से रंग उड़ गया। देखिए, असल बात यह है कि मैं थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। मैं बिड करती चली गई जबकि मुझे रुक जाना चाहिए था। मैं पहले कभी भी किसी ऑक्शन में नहीं गई। फिर जब मैंने ग्रैंडफादर क्लॉक मिस कर दिया और जब मैंने देखा कि मार्गरेट ने टर्नर की वो पिक्चर इतने सस्ते में ले ली, मुझे डर लग गया। मैंने अपने आप का ही मजाक बना दिया है। अच्छा, तो तुम वापस उसको सेल पर लगा सकती हो, कॉर्नेलियस ने झूठ मूठ उदास होकर कहा। ये एक काफी बढ़िया पीस है और इसकी वैल्यू तो मेंटेन रहेगी। हमने पहले ही वो चीज़ देख रखी है। लेकिन मिस्टर बॉट्स कह रहे थे कि वो अगले 3 महीने तक कोई भी फर्नीचर ऑक्शन नहीं करने वाले, और सेल की टर्म्स कैटलॉग पर पहले से ही क्लियरली प्रिंटेड थी। सेटलमेंट विद इन 7 डेज। अब हम 7 दिन में इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? लेकिन आई एम श्योर कि तुम वो पीस उसी के साथ मिस्टर बॉट्स के यहाँ ही छोड़ सकते हो। हाँ, हमने उनसे ये बात कही, लेकिन हमें पता नहीं था कि हमें ऑक्शनियर के 15% अलग से देने पड़ेंगे और असल बिल 1,26,500 पाउंड रहेगा। और ये तो और भी बुरा है। अगर हम उसे फिर से सेल पर लगाते हैं तो उन्हें उनका 15% तो पहले ही मिलेगा, बल्कि हमें 30,000 पाउंड गंवाने पड़ जाएंगे। वैसे यही तरीका है जिससे ऑक्शनियर्स पैसे कमाते हैं, बट हमारे पास तो 30,000 पाउंड है ही नहीं। 1,26,500 कहाँ से लाएंगे? एलिजाबेथ ने लगभग रोते हुए कहा। कॉर्नेलियस गहरे विचारों में डूबा हुआ चाय की चुस्कियां लेते हुए कुछ सोच रहा था। हाँ, मैं ये सोच रहा था कि मैं तुम्हारी इस चीज़ में आखिर कैसे हेल्प कर सकता हूँ। अरे ये भी तो सोचो, मेरी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। हमने सोचा कि शायद ऑक्शन से लगभग 1 मिलियन पाउंड आ ही चुके हैं, जो कि एस्टिमेट से काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो हमने सोचा कि आप उनसे कह दीजिए कि वो उस पीस को अपने पास ही रखें, और हाँ, हम इस चीज़ के लिए उन्हें रजामंदी दे देंगे। हाँ हाँ, वो तो तुम दे ही दोगे, लेकिन फिर भी वो 16,500 पाउंड के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? और हमारा तो और लॉस हो जाएगा अगर हमें 1,10,000 पाउंड उस टेबल के ना मिले महीने के अंदर अंदर। पूरे कमरे में सन्नाटा पसर गया। न यूज न एलिजाबेथ, दोनों के दिमाग में कुछ नहीं। दोनों खाली पड़ चुके थे। क्या तुम लोगों के पास कुछ ऐसा है जिसको तुम बेच करके वो पैसे जुगाड़ कर लो? कॉर्नेलियस ने कहा। हमारे पास तो सिर्फ हमारा घर है, और वो भी मॉर्गेज पर है। अरे लेकिन तुम्हारे कंपनी शेयर्स का क्या? अगर तुम उन्हें बेच दो तो शायद कॉस्ट से ज़्यादा ही कवर हो जाए। लेकिन आखिर उन्हें खरीदेगा कौन? हमारा बिजनेस तो ब्रेक इवन पर चल रहा है।
मैं खरीद सकता हूँ। दोनों के दोनों कुछ सरप्राइज थे, एक दूसरे को अचंभे से देख रहे थे। और तुम्हारे शेयर्स के बदले मैं तुम्हें अपने डेट से आज़ाद कर सकता हूँ। और मिस्टर बॉट्स के साथ जो भी बात होगी, या ये कहो कि जो भी कहा सुनी होगी, वो मेरे सर। एलिजाबेथ को ये बात बिल्कुल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन ह्यूज ने कहा कि हमारे पास इसके अलावा कोई और चारा भी तो नहीं है। आखिर क्या ही रास्ता है हमारे पास। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास कोई और चॉइस है। एलिजाबेथ ने रुआंसी होकर कहा, लेकिन उन सालों का क्या जो हम दोनों ने मिलकर इस कंपनी में लगाए हैं, उसे ऐसे ही भूल जाएं। हमारी दुकान काफी समय से कोई प्रॉफिट नहीं दिखा रही है, और तुम तो ये जानती ही हो एलिजाबेथ, अगर हम कॉर्नेलियस का ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमें जीवन भर उस डेट के नीचे दबे रहना पड़ेगा। एलिजाबेथ बिल्कुल शांत पड़ गई। तो मामला इसी बात पर सेटल हो चुका है। क्यों ना तुम कभी भी आकर मेरे सॉलिसिटर से बात कर लो, वो देख लेंगे कि सारी चीज़ें ऑर्डर में होंगी। और क्या तुम मिस्टर बॉट्स का मामला भी संभाल लोगे? एलिजाबेथ ने पूछा। जिस घड़ी तुम उन शेयर्स के पेपर पे साइन कर दोगी, मैं मिस्टर बॉट्स को संभाल लूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस हफ्ते के अंत तक सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी। अपने भाई से हाथ मिलाते हुए यूज ने उसे थैंक यू कहा। इस सिचुएशन में हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या तुमने अपने रहने के लिए कोई जगह देख ली है? एलिजाबेथ ने पूछा। मुझे लगता है कि उसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे मुझे इस घर के बदले में काफ़ी अच्छा दाम मिल रहा है। मैं अपने कर्जदारों के सारे पैसे चुकाकर एक अच्छी ज़िंदगी जी लूँगा। तुम्हें हमारे शेयर्स क्यों चाहिए? कॉर्नेलियस को एलिजाबेथ की आवाज़ में एक गुस्सा नजर आया। उसी वजह से जिस वजह से तुम्हें वो लुई 14 वाला टेबल चाहिए था। और इतना कहते ही कॉर्नेलियस ने उन दोनों के लिए दरवाज़ा खोल दिया। वो घर के अंदर जाने ही वाला था कि उसने देखा कि मार्गरेट आ रही है, वो भी अपनी नई गाड़ी में। तो उसने उसके लिए खड़े होकर इंतज़ार किया। जब उसने अपनी आउडी कार उसके दरवाजे पर लाके रोकी, कॉर्नेलियस ने बड़े शान से उसके लिए दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर आने के लिए अपना हाथ दिया। गुड मॉर्निंग मार्गरेट। मुझे याद नहीं तुम पिछले बार मेरे यहाँ कब आई थी, मार्गरेट ने कहा। मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। मैं बातें ज़्यादा घुमाऊंगी नहीं। मुझे पता नहीं था कि दो टर्नर्स हैं। अरे हाँ, मैटर ऑफ फैक्ट, जोसेफ मिलार्ड विलियम टर्नर, दुनिया के जाने माने पेंटर, और विलियम टर्नर ऑक्सफोर्ड से। कोई रिश्ता नाता ही नहीं है दोनों में। भले ही दोनों ने सेम पीरियड में अपनी पेंटिंग्स बनाई, लेकिन वो बिल्कुल भी मास्टर लीग में तो नहीं था। खैर, मुझे इसका अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं, इसलिए मैंने हद से ज़्यादा पैसे उस चीज़ के लिए दे दिए। हाँ हाँ, मैंने भी आज सुबह अखबार में पढ़ा कि गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक नाम दर्ज हुआ है जिसने विलियम टर्नर नाम की पेंटिंग पर रिकॉर्ड बोली लगाई। अगर वो रिकॉर्ड ना ही बनता तो अच्छा होता। मैं सोच रही थी कि अगर तुम मिस्टर बॉट्स से इस बारे में बात कर सको तो। और क्या क्या बात करूं उनसे? उन्हें बताओ कि मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। जानती हो, जब कोई चीज़ नीलाम हो जाए तो फिर का वापस जाना, ये तो लॉ के खिलाफ है। तो मुझे उस पेंटिंग की पेमेंट के लिए कुछ पैसे दे सकते हो? अगली पेपर्स में तो यही लिखा है कि तुम तकरीबन 1 मिलियन पाउंड बना चुके हो इस ऑक्शन से। मैंने काफ़ी सारे कमिटमेंट्स कर रखे हैं। कॉर्नेलियस ने चिढ़ते हुए कहा कि जब ये नीलामी पूरी हो जाएगी तो मुझे विलोस से बाहर जाना पड़ेगा और अपने लिए एक अलग घर खोजना पड़ेगा जहाँ मैं कम से कम रह सकूँ। लेकिन तुम मेरे यहाँ हमेशा आ सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुबह का दूसरा ऐसा ऑफर है मार्गरेट, और जब तुम दोनों मुझे पहले ही अपने घर में ठहरने से मना कर ही चुकी हो, तो मुझे तो अपने अरेंजमेंट्स खुद ही देखने होंगे ना। तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास 10,000 पाउंड है ही नहीं। नॉट टू मेंशन वो 15%, के बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। देखो, मैं सोच रही थी कि मैं अगर कुछ प्रॉफिट बना सकूं
उस पेंटिंग को क्रिस्टीज के यहाँ सेल पर डाल के आखिरकार एक सच बाहर आ गया, या शायद आधा ही सच कह लो। कॉर्नेलियस, तुम हमेशा से ही परिवार में सबसे समझदार रहे हो। मार्गरेट की आंखों में आंसू थे। तुम जरूर मुझे इस परेशानी से बाहर निकाल लोगे। कॉर्नेलियस ने खुद सोच के कहा, हाँ वैसे मैं ऐसा कर तो सकता हूँ। क्या? क्या प्लान क्या है? मुझे कोई भी प्लान हो मुझे मंजूर है। कुछ भी? हाँ हाँ, कुछ भी। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैं उस पेंटिंग के सारे पैसे चुका दूंगा, पर बदले में मुझे तुम्हारी नई कार चाहिए। कुछ देर के लिए मार्गरेट चुप हो गई। उसने कहा, पर मैंने तो ये कार 12,000 पाउंड में ली है। हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम्हें इस कार के सेकंड हैंड 8,000 पाउंड से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। पर लेकिन मैं आना जाना कैसे करूँगी? अरे तो बस ट्राई करो ना, मैं तो तुम्हें ज़रूर रेकमेंड करूँगा। एक बार तुम्हें टाइम टेबल याद हो जाए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इनफैक्ट अभी एक बस 10 मिनट में ही आने वाली है। लेकिन मार्गरेट कुछ कहने ही वाली थी कि इतने में कॉर्नेलियस ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मजबूरी में मार्गरेट को भी अपनी कार की चाबी कॉर्नेलियस को देनी पड़ी। थैंक यू। वैसे मुझे तुम्हें ज़्यादा देर तक रुकना नहीं चाहिए, तुम्हारी बस मिस हो जाएगी, और दूसरी बस तकरीबन आधे घंटे तक मिलेगी भी नहीं। उसने हंसते हुए अपनी बहन को अपने घर से विदा किया। और हाँ, वो पिक्चर तुम मिस्टर बॉट्स के यहाँ से लेना मत भूलना। तुम्हारे ड्राइंग रूम में वो फायर प्लेस के ऊपर काफ़ी जचेगी और हमारे प्यारे समय की याद तुम्हें दिलाएगी। मार्गरेट बिना कुछ बोले ही फौरन चलेगी। इस सब के बाद फ्रैंक अपने बेडरूम में जा रहा था। उसे फ्रैंक को कॉल करना था और बताना था कि आज सुबह में उसके साथ आखिर क्या क्या हुआ। तभी उसने किचन से कुछ आवाज़ सुनी। वो किचन में गया। सिंक के पास खड़ी पॉलीन को उसने गाल पे एक छोटा सा किस किया। गुड मॉर्निंग पॉलीन। और ये किस लिए था? पॉलीन सिंक में बर्तन धो रही थी और उसके हाथ साबुन के पानी से सने हुए थे। मेरे बेटे को घर वापस लाने के लिए। लेकिन ये तो सिर्फ लोन पे है। अगर आप ठीक से नहीं रहेंगे तो ये सीधा मेरे घर वापस जाएगी। कॉर्नेलियस मुस्कुराए। इससे मुझे याद आया कि मैं तुम्हारे ओरिजिनल ऑफर पे तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। आप क्या कह रहे हैं मिस्टर बैरिंगटन? तुमने कहा था कि तुम अपना लोन काम करके चुकाओगी, ना कि अपनी कार बेच के। उसने अपनी जैकेट की पॉकेट से वो चेक निकाला। और तुमने आखिर कितने घंटे पिछले महीने में यहाँ काम कर लिया है? तो चलो, हिसाब बराबर। और उन्होंने वो चेक फाड़ दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर बैरिंगटन, लेकिन काश आप ये बात मुझे अपनी कार बेचने से पहले कह देते। अरे वो कोई प्रॉब्लम नहीं है पॉलिन, क्योंकि मैं एक नई कार का मालिक हूँ। लेकिन कैसे? इतना कहते ही पॉलिन ने अपने हाथ सुखाने शुरू किए। पॉलिन ने अपने हाथ सुखाते हुए मिस्टर बैरिंगटन से पूछा, वैसे ये एक अनएक्सपेक्टेड तोहफा था मेरी बहन की तरफ से। लेकिन आपको तो गाड़ी चलानी ही नहीं आती मिस्टर बैरिंगटन। जानता हूँ। तो मैं वो तुम्हें बताना चाह रहा था कि मैं आखिर क्या करूँगा। मैं तुम्हें वो कार दूंगा डैनियल की फोटो के बदले। पर ये तो कोई बात नहीं हुई मिस्टर बैरिंगटन। मैंने तो उस फोटो के लिए सिर्फ 50 पाउंड दिए थे, और गाड़ी तो उससे काफ़ी ज़्यादा की होगी। तब तुम्हें टाइम टू टाइम मुझे टाउन में लेके जाना होगा। मेरे शॉफर बनने को तैयार हो? का मतलब मुझे मेरी जॉब वापस मिल चुकी है? हाँ बिल्कुल, अगर तुम अपनी नई जॉब छोड़ दो। लेकिन मेरे पास तो कोई नई जॉब है ही नहीं। वो असल में उन्होंने एक नई रिप्लेसमेंट को हायर कर लिया। इतना सुनते ही कॉर्नेलियस ने पॉलिन के कंधे पर हाथ रख दिया। और मैं चाहती हूँ कि आप ये सब कम ही करें तो अच्छा होगा मिस्टर बैरिंगटन। कॉर्नेलियस ने पीछे हटते हुए कहा, ऑफ कोर्स तुम्हें तुम्हारी पुरानी जॉब मिल चुकी है, और तुम्हारी सैलरी में भी एक रेस मिलेगा। जैसा आप ठीक समझे मिस्टर बैरिंगटन। आफ्टर ऑल एक लेबर को उसके काम के हिसाब से ही तो पैसे मिलते हैं। तो क्या सारे फर्नीचर्स वापस आने वाले हैं? नहीं नहीं पॉलीन, ऐसा थोड़ी होगा। ये घर मेरे लिए मिल की डेथ के बाद काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। अब मुझे यहाँ से जाना होगा।
मुझे एक छोटा घर चाहिए, थोड़ा सा छोटा। मैंने तो ये आपसे कई सालों पहले ही कह दिया था, लेकिन क्या वो अच्छे मिस्टर विंसेंट हर थर्सडे शाम को फिर से नाश्ते के लिए आएंगे? हाँ, जब तक हम दोनों में से कोई एक निकल ना ले। कॉर्नेलियस उस पैकेज का कवर उतार ही रहे थे कि उन्हें फिर से एक फोन आया, और इस बार फोन की दूसरी ओर टिमोथी था। वैसे तुम ऑक्शन पे आए, मुझे अच्छा लगा। आई एम सॉरी अंकल, लेकिन मेरे फंड्स ने मुझे अलाउ ही नहीं किया कि मैं आपके लिए कोई तोहफा ले सकूं। अगर तुम्हारी माँ और तुम्हारी आंट ने यही यही समझदारी दिखाई होती तो। आप कहना क्या चाहते हैं अंकल? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ यंग मैन? आप भूल गए अंकल, मैंने कहा था कि मैं बची हुई कहानी आपको ज़रूर सुनाऊंगा, अनलेस वो कहानी आपने खुद से पूरी कर ली हो। अरे नहीं नहीं, ये मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। वैसे पिछले दिनों क्या ही ड्रामा हुआ है। क्यों ना तुम कल शाम आ जाओ, हम दोनों साथ में बैठकर नाश्ता भी कर सकते। और इससे पहले कि तुम नखरे करो, ये जान लो कि पॉलीन वापस आ गई है। अरे वाह, दिस इज एन एक्सीलेंट न्यूज़ अंकल। मैं आपसे कल शाम 8 बजे मिलता हूँ। बिल्कुल, तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। फ़ोन रखकर कॉर्नेलियस ने फिर से पैकेज की ओर देखा। इससे पहले कि वो पूरी तरह से पैकेज को अनकवर करते, उन्हें समझ में आ गया था कि पैकेज में आखिर है क्या। उनकी धड़कन तेज हो गई जैसे ही उन्होंने उस वुडन कवर का ढक्कन खोला। वो 32 आइवरी पीसेस उनकी आंखों में चमक उठे। उस बक्से में एक नोट था। इतने सालों तक हमारा साथ देने के लिए शुक्रिया, ह्यूज। और तब उसे याद आया उस औरत का चेहरा जिसे कॉर्नेलियस ने उस दिन ऑक्शन में देखा था। उसे तुरंत याद आया कि वो उसके भाई की सेक्रेटरी है। दूसरी बार कॉर्नेलियस को ऐसा लगा कि उसने इतना गलत सोचा। कि क्या मजाक है। देखो तो सही, अगर यूज इस सेट को सॉथबी के यहाँ फिर से नीलाम करने के लिए लगवा देता तो वो लुई 14 टेबल भी रख लेता, और फिर उतने ही अमाउंट उसके पास फिर से बच जाते। फिर भी जैसा पॉलीन कहती है, ये वो असल में नियत है जिसका कोई मोल नहीं होता। उसने अपने भाई के लिए एक थैंक यू नोट लिखा। तभी उसका फोन बजा। दूसरी ओर फ्रैंक था, और वो उसे उसी के भाई के साथ की हुई मीटिंग के बारे में बता रहा था। तुम्हारे भाई ने सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिया है, और सारे शेयर सब तुम्हारे नाम पे हैं। ये काफ़ी जल्दी हो गया। हाँ, जिस वक्त तुमने मुझे ये इंस्ट्रक्शन दे रखे थे, मैंने उसी समय सारे लीगल पेपर तैयार करने शुरू कर दिए। तुम आखिर सबसे इम्पेशेंट क्लाइंट जो हो। क्या मैं वो शेयर सर्टिफिकेट थर्सडे शाम तुम्हारे पास ले आऊँ? अरे नहीं नहीं, मैं आज दोपहर ही वो तुम्हारे यहाँ से ले जाऊँगा, तब जब पॉलीन फ्री होगी, ताकि वो मुझे टाउन तक एक फ्री राइड दे दे। हाँ, क्या मैं कुछ भूल रहा हूँ? फ्रैंक ने बड़े असमंजस में पूछा। अरे चिंता मत करो फ्रैंक, मैं तुम्हें सारी बातें थर्सडे शाम बता दूंगा। अगली शाम टिमोथी 8 बज के कुछ मिनट पर विलोस पहुंचा। पॉलिन ने तुरंत उसे आलू छीलने के काम पे लगा दिया। बाय द वे, मेरे फादर ने मुझे शॉप के मैनेजर का काम दिया है। मैं अगले महीने की 1 तारीख से काम शुरू कर दूंगा। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत खुशी हुई। वैसे उसने तुम्हें ये ऑफर दिया कब? कुछ पिछले हफ्ते, टिमोथी ने जवाब दिया। कौन से दिन? ये इम्पोर्टेंट है क्या? हाँ, शायद इम्पोर्टेंट है। बिना किसी एक्सप्लेनेशन कॉर्नेलियस ने फिर से कहा। कुछ देर याद करके उसने कहा, हाँ वो सैटरडे शाम जब मैं आपसे मिल के गया था। अब मुझे नहीं लगता कि माँ इस बात से पूरी तरह सहमत है। मैं आपको ये बात लेटर लिख के बता देना चाहता था, लेकिन जब मैं ऑक्शन से वापस आया, मैंने सोचा कि आपको ये बात आपसे मिल के ही कहूँ। लेकिन फिर मुझे आपसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। तो उसने तुम्हें वो जॉब ऑक्शन से पहले ही ऑफर कर दिया? हाँ, लगभग 1 हफ्ते पहले। टिमोथी ने एक सवाल या निगाह से अपने अंकल की ओर देखा। लेकिन
कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। पॉलिन ने नाश्ते की प्लेट टिमोथी के आगे रखा और टिमोथी चालू हो गया कि आखिर उसके दिमाग में कंपनी को लेकर के क्या क्या प्लान्स हैं। माइंड यू, भले ही डैड चेयरमैन रहेंगे, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मेरे मामले में ज़्यादा इंटरफियर नहीं करेंगे। मैं सोच रहा था अंकल कॉर्नेलियस कि अभी आपके पास कंपनी का 1% है, क्या आप बोर्ड ऑफ मेंबर्स ज्वाइन करना चाहते हैं? पहले कॉर्नेलियस थोड़ा सरप्राइज हुआ, खुश, और फिर थोड़ा चिंता में चला गया। मुझे आपके एक्सपीरियंस का काफ़ी फ़ायदा होगा अगर मैं एक्सपेंशन के प्लान्स में आगे बढ़ना चाहूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे फादर को ये चीज़ अच्छी लगेगी कि मैं बोर्ड ऑफ मेंबर्स ज्वाइन करूँ। अरे लेकिन क्यों नहीं, आफ्टर ऑल ये आपका ही तो आइडिया था। कॉर्नेलियस कुछ देर के लिए शांत रहा। उसे नहीं पता था कि गेम ओवर होने के बाद अब उसे सारे खिलाड़ियों के बारे में पता चलेगा। मुझे लगता है कि अब हमारा समय आ गया है कि हम दोनों ऊपर जाएं और ये पता करें कि साइमन या रेमंड दोनों में से आखिर कौन प्राइम मिनिस्टर बनता है। वो अपने अंकल का इंतज़ार कर रहा था कि वो अपना ग्लास कब भरे और कब अपने सिगार को जलाएं और आगे बढ़े। किताब पढ़ने में इतना खो चुका था कि उसने तब तक अपना सर नहीं उठाया जब तक वो आखिरी पन्ने पर न पहुंच गया। तो देखा कि बुक के कवर में एक लिफाफा था, टू मिस्टर टिमोथी बैरिंगटन। ये क्या है? कॉर्नेलियस उसे जरूर जवाब देता, लेकिन वो गहरी नींद में सो चुका था। थर्सडे शाम दरवाजे की घंटी 8 बजे हमेशा की तरह बजी। जब दरवाजा खुला तो फ्रैंक ने उसे एक प्यारा सा फूलों का गुलदस्ता थमा दिया। ओह, मिस्टर बैरिंगटन को ये काफी अच्छा लगेगा, मैं इसे लाइब्रेरी में रख देती हूँ। वैसे ये मिस्टर बैरिंगटन के लिए नहीं है, फ्रैंक ने आंख मारते हुए कहा। मुझे पता नहीं आखिर आप दोनों को हो क्या गया है। और ऐसे ही फ्रैंक ने अपनी दूसरी आयरिश स्टू की बोल खत्म कर दी। कॉर्नेलियस ने उसे वार्निंग दी कि हो सकता है ये शायद हमारी आखिरी मुलाकात हो कान में। क्या मतलब तुमने घर बेच दिया? फ्रैंक ने ऊपर देखकर पूछा। हाँ, हमने ये दोपहर कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज किए हैं, इस कंडीशन पे कि मैं जैसे ही बाहर निकलूंगा मुझे घर दे दिया जाएगा। और मुझे इस बात पे अब कोई आर्ग्यूमेंट करने का कोई शौक नहीं है। और तुमने दूसरी जगह देख रखी है? हाँ, मुझे लगता है मुझे एक आइडियल हाउस मिल चुका है। एक बार सर्वेयर्स का काम पूरा हो जाए तो मैं अपना ऑफर डाल दूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम सारा पेपर वर्क जल्दी से जल्दी कर दो कि मैं ज़्यादा देर तक होमलेस नहीं रहूँगा। हाँ बिल्कुल, और अगर तुम चाहो तो उस दौरान मेरे यहाँ भी रह सकते हो। उसके अलावा तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शन है मुझे अच्छी तरह से पता है। हाँ बिल्कुल, लोकल पब, एलिजाबेथ या मार्गरेट। कर्नेलियस ने हंसते हुए कहा। थैंक यू फॉर द ऑफर, आई एक्सेप्ट इट, लेकिन एक कंडीशन है। ग्लास पकड़े हुए फ्रैंक ने कहा। और वो क्या है? पॉलिन कम्स एज अ पार्ट ऑफ द पैकेज, क्योंकि मैं तुम्हारा कचरा साफ नहीं करने वाला। तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है पॉलिन? मैं आप दोनों के लिए घर साफ रख सकती हूँ, लेकिन सिर्फ 1 महीने के लिए, वरना मिस्टर बैरिंगटन दूसरे घर में जाएंगे ही नहीं। प्रॉमिस करता हूँ कि लीगल वर्क में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कॉर्नेलियस ने आगे झुक कर कहा। उसे लॉयर्स बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उसके दिल में एक सॉफ्ट स्पॉट तो है तुम्हारे लिए। हाँ, शायद वो केस हो सकता है मिस्टर बैरिंगटन, बट मुझे नहीं लगता कि मैं 1 महीने से ज्यादा रुकूंगी। आप चाहे घर बदले या ना बदले, मुझे लगता है तुम्हें वो डिपॉजिट जल्दी भर देना चाहिए, फ्रैंक ने कहा। अच्छे घर मार्केट में आते ही तुरंत साफ हो जाते हैं। यहाँ आप दोनों को अपना गेम नहीं खेलना है। अरे हाँ हाँ, लेकिन पहले एक जाम हो जाए। लेकिन किसके नाम पे? यंग टिमोथी, कॉर्नेलियस ने अपना ग्लास उठाते हुए कहा, जो कि अपने मैनेजिंग डायरेक्टर का पद अगले महीने की पहली तारीख से ग्रहण करेंगे। टिमोथी के नाम पे। फ्रैंक ने भी अपना ग्लास उठा लिया। तुम्हें पता है उसने मुझे बोर्ड ऑफ मेंबर्स ज्वाइन करने को कहा है। हाँ हाँ, और और उसे तुम्हारे एक्सपीरियंस का बेनिफिट भी होगा। लेकिन ये फिर भी एक्सप्लेन नहीं करता है कि तुमने अपने सारे शेयर्स उसके नाम पे क्यों कर दिए, जबकि उसने तो वो तुम्हारा
प्यारा चेस सेट भी मेरे लिए क्योर नहीं किया। यही यही तो वजह है मैं अपने शेयर्स उसके नाम पे कर रहा हूँ। अपने माँ बाप से अलग अपने दिल की सुनी, दिमाग की नहीं। और इस बात पे तुम्हें अब वॉर्न कर देना चाहिए। पिछले 3 मैच तुम इसलिए जीत रहे थे क्योंकि मेरा दिमाग कहीं और था। अब जब वो सारे मैटर सॉल्व हो चुके हैं तो अब तो तुम्हें तुम्हारी किस्मत भी नहीं बचा सकती। चलो देखते हैं। जैसे ही वो कॉरिडोर से गुजर रहे थे, फ्रैंक की नजर डैनियल की तस्वीर की ओर गई। उसने पूछा कि तुम्हें ये फोटो कैसे वापस मिली? वैसे मुझे पॉलिन से ये चीज बार्गेन करनी पड़ी और हम दोनों को जो चाहिए था वो हमें मिल गया। लेकिन कैसे? अरे ये बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें पूरी कहानी बताऊंगा, लेकिन पहले एक जाम और अपना गेम हो जाए। कॉर्नेलियस ने लाइब्रेरी का दरवाजा खोला। सामने टेबल पे वही चेस सेट रखा हुआ था। कॉर्नेलियस अपने दोस्त का रिएक्शन देखना चाहता था कि आखिर उसे वो सेट देख करके ऐसा लगेगा। लेकिन फ्रैंक को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। नो कमेंट्स। वो दोनों सिंपली एक दूसरे की ओर मुड़ के बैठ गए। तुम्हारी चाल पहले। तुम सही कह रहे हो, कॉर्नेलियस ने कहा। वो अपनी इरिटेशन छुपाते हुए अपनी चाल चलने लगा। फिर से वही पुरानी चाल। मुझे लगता है मुझे आज ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। दोनों लगातार 1 घंटे तक खेलते रहे, एक शब्द भी नहीं। जब कॉर्नेलियस को बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने सीधे कहा, क्या तुम्हें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है ये जानने में कि मुझे ये चेस सेट वापस कैसे मिला? नहीं, फ्रैंक ने सीधे बिना किसी इंटरेस्ट के कहा। अरे लेकिन क्यों, बुढ़ाऊ भोंदू कहीं के? क्योंकि मुझे पहले से पता है। लेकिन कैसे? और इस दौरान वो दोनों अपनी चालें चल ही रहे थे। फ्रैंक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम भूल गए क्या? ह्यूज भी मेरा ही क्लाइंट है। कॉर्नेलियस मुस्कुराया। और अगर उसे उस चेस सेट के असली कीमत का अंदाजा होता तो उसे अपने शेयर्स गंवाने नहीं पड़ते। लेकिन उसे उसके असल कीमत का पूरा अंदाजा था। लेकिन उसे आखिर पता कैसे चला? जब ये बात सिर्फ तुम्हें और मुझे पता थी, मैंने उसे बता दिया फैक्ट। लेकिन तुमने ऐसा किया क्यों? क्योंकि यही एक तरीका था ये पता करने का कि कहीं ह्यूज और एलिजाबेथ एक साथ मिलकर काम तो नहीं कर रहे। तो उसने सुबह वाले ऑक्शन के समय उस चेस बोर्ड पर क्यों नहीं बोली लगाई? इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एलिजाबेथ को इस बारे में पता चले। जब उसे पता चला कि टिमोथी भी उसे खरीदना चाह रहा था ताकि वो तुम्हें ये वापस दे दे, वो शांति से बैठा रहा। लेकिन वो आगे भी तो बिड कर सकता था जब टिमोथी पीछे हट गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने पहले ही अपनी बीवी से कह के लुई 14 टेबल के बारे में बिड करने का डिसीजन ले लिया था। लेकिन एलिजाबेथ को तो वो लॉन्ग केस क्लॉक मिली ही नहीं, तो वो तो इसे बिड कर ही सकती थी। एलिजाबेथ मेरी क्लाइंट कहाँ है, इसलिए उसे चेस सेट की असल वैल्यू का कुछ पता ही नहीं है। उसे वो ही पता है जो तुमने उसे बताया। इसीलिए ह्यूज ने अपनी सेक्रेटरी को कह के उस आफ्टरनून सेल में से वो सेट निकलवा लिया। कभी कभी तुम सबसे ऑब्वियस चीज को नजरअंदाज कर देते हो जबकि वो तुम्हारे सामने, तुम्हारे चेहरे के सामने हो, कॉर्नेलियस ने कहा और अपनी अगली चाल चली। मैं बिल्कुल तुम्हारे जजमेंट के साथ हूँ मेरे दोस्त। इतना कहते ही फ्रैंक ने अपनी अगली चाल चली और अपनी रानी से कॉर्नेलियस के हाथी को मार दिया। उसने अपने ओपोनेंट की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है कि अब तुम इसे चेकमेट कहोगे।